सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में शामिल किया है इतिहास के कुछ प्रश्नों को, जिनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सामान्य अध्ययन। और इसमें हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास से जुड़े हुए कुछ प्रश्न शामिल किए हैं और जो कि डेस्क्रिप्टिव हैं। पहला प्रश्न, दिनेश मजूमदार कौन थे? अब ये संक्षिप्त टिप्पणी में लिखना है इनके बारे में। तो आंसर कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी दिनेश मजूमदार सक्रिय क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। कहने का मतलब बहुत ही कम आयु में यानी अल्प आयु में और बहुत बड़ा कार्य किया। आगे देखते हैं। वे क्रांतिकारी दल युगांतर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। इसके बाद उन्होंने 25 अगस्त 1930 को कलकत्ता में 25 अगस्त 1930 को कलकत्ता में डलहौजी स्क्वायर के निकट पुलिस अफसर टंगाट पर बम फेंकने का प्रयास किया। पुलिस अफसर टंगाट पर बम फेंकने का प्रयास किया, लेकिन तब ही वे गिरफ्तार कर लिए गए। यहाँ तक लिखा। इसके आगे लिखना है, वे जेल से भी भाग गए, लेकिन 22 मई 1933 को उन्हें
पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। 1936 में दिनेश मजूमदार को फांसी की सजा दे दी गई। आज की क्लास में पहला ही प्रश्न एक ऐसे क्रांतिकारी के नाम से शुरू होता है जो हाईलाइट नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कम उम्र में इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सक्रिय योगदान दिया। और योगदान में क्या रहा, युगांतर पार्टी के सदस्य भी रहे और डलहौजी स्क्वायर कलकत्ता में पुलिस के जो बड़ा अफसर है जिसे बोलते हैं, जिसका नाम है टंगाट पर बम फेंकने का प्रयास किया। ठीक है, प्रयास किया, प्रयास में कभी सफल होते हैं कभी असफल होते हैं, और यहाँ पर ये फेंकने का प्रयास किया लेकिन गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करने के बाद, जेल में डालने के बाद इतनी बहादुरी कि भाई जेल से भी छूट के निकल भागे वहाँ से। फिर दोबारा उनको गिरफ्तार किया 1933 में, यानी 3 साल वो पुलिस की गिरफ्त में रहे। ठीक, उसके बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया और 1936 में इनको फांसी की सजा दे दी गई। अब यहाँ पर देखें इस प्रश्न में तो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो इनका लाइफ स्पैन, दूसरा कौन से क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे, ठीक, 2 बातें, तीसरा किस पर बम फेंका भाई, वॉर सन। ये बातें याद हो जाएंगी भाई। 1907 से लेकर 1907 में तो जन्म और 1936 में मृत्यु हो गई, यानी फांसी पर अंग्रेजों द्वारा चढ़ा दिया गया इनको। 1930 में इन्होंने डलहौजी स्क्वायर के निकट पुलिस अफसर पर बम फेंकने का प्रयास किया। तो ये पॉइंट हो गया जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही मेन पॉइंट है जो याद रखने के हैं। दोबारा गिरफ्तार 33 में और फिर 36 में भाई इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो कुल मिलाकर 1907, 1936, 1930, 1933 यही इसमें सन दी गई है और इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए और ये प्रश्न तैयार हो गया हमेशा हमेशा के लिए कि दिनेश मजूमदार कौन थे। बात घटना कहाँ की है, ये बंगाल की है ना। चलिए भाई, ये रहा पहला प्रश्न। अब बात करेंगे भाई दूसरे प्रश्न की। दूसरा जो प्रश्न है वो है ली आयोग क्या था। ली आयोग क्या था, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। जैसे अभी प्रश्न पर चर्चा हुई थी दिनेश मजूमदार कौन थे, अब इसी तरह से ये ली आयोग क्या था, इस पर भी हमें संक्षिप्त रूप से एक टिप्पणी लिखनी है। अब देखते हैं भाई ये कैसे लिखी जाएगी और इसका क्या आंसर होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने
1923 में फेयरहैम के लॉर्ड ली की अध्यक्षता में भारत सरकार ब्रिटिश सरकार ने 1923, अब बात कब की है, 1923 की, फेयरहैम के लॉर्ड ली की अध्यक्षता में भारत सरकार की उच्च लोक सेवाओं में भारतीय तथा ब्रिटिश व्यक्तियों की भागीदारी पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। अब यहाँ तक जो लिखा गया है उसको दोबारा पढ़िए। ब्रिटिश सरकार ने 1923 में फेयरहैम के लॉर्ड ली की अध्यक्षता में भारत सरकार की उच्च लोक सेवाओं में भारतीय और ब्रिटिश व्यक्तियों की भागीदारी पर विचार करने के लिए आयोग नियुक्त किया। अब जो आयोग बनाया गया उसमें बस ये इससे विचार लेने थे कि भाई क्या होना चाहिए, सुझाव ही तो ले रहे हैं, और सुझाव में ये देखना था कि भारतीय और ब्रिटिश दोनों की कितनी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। इतना महज काम था इस ली का। और इसके नाम पर, क्योंकि अध्यक्ष यही है, तो भाई इसको ली आयोग भी कहते हैं। अगला और इसमें क्या लिखना है ये भी देखिए। ली आयोग ने 1924 में अपने सुझाव दिए। 1923 में ये आयोग बना और सुझाव दिए कब? 24 में। अब क्या सुझाव दिए? जिसमें भारतीय लोक सेवाओं में अंग्रेजों के लिए 40% सीधे चयनित भारतीयों के लिए 40% और 20% पद प्रांतीय सेवा में पदोन्नत भारतीयों के लिए निर्धारित किए। 20% पदोन्नत मतलब प्रमोशन से, वो भी कौन है? ये भारतीय। तो 40% तो सीधे कौन है? अंग्रेज, वही बनेंगे भाई लोक सेवक। तो ये इसका सुझाव था, किसका? ली आयोग का।
तो अब यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि ली आयोग कब बना, ठीक है ना, और सुझाव उसने कब दिए और सुझाव में क्या दिया, बस ये बात दिमाग में रखनी है। चलिए भाई, दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो लिया है वो है विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। अब इसको भी लिखना है, क्योंकि प्रश्न सीधा सीधा होता है, ऑब्जेक्टिव किसने करवाया, नाम है, टिक मार दो, बात खत्म। लेकिन बात है लिखने की हो रही है ना, तो कैसे लिखेंगे। आंसर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण, बंगाल के पाल शासक, बंगाल के पाल शासक, बंगाल में पाल वंश था, तो बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने करवाया था। दिमाग में बैठ गई बात कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, बंगाल के पाल वंश के जो शासक हैं धर्मपाल ने करवाया था। आगे, गोपाल के पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक, गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने, यहाँ पर होना चाहिए ने, 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक शासन किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तुर्की आक्रमणों के दौरान नष्ट हो गया। विक्रमशिला अपने समय का बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और ये बात हो जाती है खत्म। क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, तो दिमाग में क्या रखनी है, बंगाल के शासक, और बंगाल में कौन सा वंश, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। और ये कहाँ पर करवाया था, बिहार में, जो वर्तमान आज है। और इनका जो शासनकाल है वो 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक। और किन के पुत्र हैं ये, गोपाल के।
ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है? बौद्ध शिक्षा, ठीक। और ये नष्ट किया गया जब विदेशी आक्रांता आए, और बात करें तुर्की आक्रमण, तो उन्होंने इसको नष्ट कर दिया। वहाँ का बहुत सारा जो साहित्य था वो सब तहस नहस कर दिया, और पता ही नहीं, बहुत सारा तो नष्ट ही कर दिया। अगर वो होता काश तो कितनी और जानकारी होती भारत को, जो बहुत मुश्किल से तैयार किया गया था, है ना, साहित्य, वो सब नष्ट कर दिया गया। बेशकीमती पांडुलिपियाँ वगैरह ये सब नष्ट कर दी गई। तो इस तरह भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात आती है परीक्षा में तो क्या क्या बात याद रखनी है? एक तो बनवाया किसने, और किस समय की बात है ये, नष्ट कैसे हुआ, ठीक है, और किससे जुड़ा हुआ था, यानी शिक्षा किसका? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये दिमाग में अब पूरी तरह से आपको बैठ गई होगी। अब लेते हैं वही अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है, चूंकि बात इतिहास की हो रही है और ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो इनको भी तैयार करना अति आवश्यक है। और मेरा प्रयास ये है कि भाई जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं वो आपको जरूर पहुंचाए जाएंगे। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। यह हो गया जी प्रश्न। विजय स्तंभ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। अब इसको देखते हैं कैसे लिखना है। महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त कर अपनी ऐतिहासिक विजय की यादगार में सन 1448 ईस्वी में इस विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ कहाँ पर है? राजस्थान। चित्तौड़ राजस्थान के किले में करवाया था 47 वर्ग फीट के 10 मीटर ऊंचे आधार पर बना 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला यह स्मारक
भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, उदाहरण है। ऊपर तक पहुंचने के लिए 157 सीढ़ियां हैं। विजय स्तंभ कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि विजय स्तंभ किसने बनवाया, तो ये तो बात समझ में आ गई, महाराणा कुंभा। अब ये किस लिए बनवाया, यानी किसकी याद में बनवाया। दूसरा सवाल बना तो मालवा का जो सुल्तान है महमूद शाह खिलजी, इसको परास्त किया और अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। कहाँ पर? चित्तौड़ में, उस किले के अंदर। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव भी। अगर इस पर टिप्पणी लिखने को आता है संक्षिप्त रूप से तो आप ऐसे लिखिए इसको 100, मतलब इसका जो आधारीय माप है 47 वर्ग फीट के 10 मीटर ऊंचे आधार पर बना, 122 फीट ऊंचा 9 मंजिल, यानी 9 मंजिल का है ये, ठीक है ना। और 157 सीढ़ियाँ, और भारतीय स्थापत्य कला का भाई उत्कृष्ट उदाहरण है। ये इतना आप इसको लिखेंगे। चलिए भाई, अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रेडक्लिफ अवार्ड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। प्रश्न क्या है? रेडक्लिफ अवार्ड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। और रेडक्लिफ के नाम से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये अमूमन जो भी तैयारी करता है स्टूडेंट, उसको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनाई गई है, निर्धारित की गई है, उसका नाम क्या है? रेडक्लिफ। अब इस पे लिखना है भाई क्या, वो भी देखिए। रेडक्लिफ को उस आयोग का अध्यक्ष, रेडक्लिफ को उस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था जिसे माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पंजाब तथा बंगाल का विभाजन कर भारत तथा पाकिस्तान के भूभाग को, रेडक्लिफ को उस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था जिसे माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पंजाब तथा बंगाल का विभाजन कर भारत तथा पाकिस्तान के भूभाग को
निर्धारण करना था। ये जिम्मेदारी इसको दी गई थी रैडक्लिफ को। आयोग द्वारा इन दो प्रांतों पंजाब और बंगाल प्रांतों के सीमा निर्धारण के लिए तथा जिलों के विभाजन के लिए की गई सिफारिशों को ही इन प्रांतों के सीमा निर्धारण के लिए तथा जिलों के विभाजन के लिए की गई सिफारिशों को ही रैडक्लिफ अवार्ड कहा गया है। चलिए, ये होता है कंप्लीट। तो सीधा सीधा प्रश्न क्या है, रैडक्लिफ अवार्ड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। रैडक्लिफ को उस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था जिसे माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पंजाब तथा बंगाल का विभाजन कर भारत तथा पाकिस्तान के भूभाग को निर्धारण करना था। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसको दे दी गई, रैडक्लिफ को। आयोग द्वारा इन प्रांतों के सीमा निर्धारण के लिए तथा जिलों के विभाजन के लिए की गई सिफारिश, जो भी सिफारिश की, और उसको क्या कहा गया, रैडक्लिफ अवार्ड। तो भाई ये जो इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न आज की क्लास में मैंने शामिल किए हैं, आशा करता हूं कि ये आपको परीक्षा में एक कदम आगे बढ़ाने में जरूर मददगार साबित होंगे। तो भाई आज की क्लास को यहीं छोड़ते हैं, फिर प्रकृति अगर मौका देती है कल, तो फिर नए प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।